वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? हिंदी में अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं न्यूलैंड का ऑक्ट। ऑक्ट होता है 8, हिंदी में कहें अष्ट। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड वैज्ञानिक का नाम है, और न्यूलैंड जो वैज्ञानिक हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और ये इंग्लिश थे। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक का न्यूलैंड ने एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत को हम न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। ये कब दिया गया? ये दिया गया 1866, 1866 में। ये कैसे हुआ, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डॉब्राइनर ट्राइड्स के बारे में, डॉब्राइनर के त्रिकों के बारे में। हमने ये पढ़ा कि डॉब्राइनर ने कैसे तत्वों को तीन तीन के समूह में बांट दिया, और पहले और तीसरे तत्व के औसत का, पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान का जो औसत था वो बीच वाले के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता था। लेकिन वो उस टाइम तक जितने भी तत्व उपस्थित थे उनको इस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका, इसलिए ये सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? हमने उनकी जो बेनिफिट्स थे उसमें भी हमने पढ़ा था डॉब्राइनर के वीडियो में, कि इससे फ़ायदा ये हुआ कि और वैज्ञानिक जो थे वो उत्साहित हो गए कि ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसा ही एक वैज्ञानिक था न्यूलैंड, और वो उत्साहित हुआ कि तत्वों को इस तरीके से सारणी में रखा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो न्यूलैंड ने भी क्या किया, जिस तरीके से डॉब्राइनर ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, जो उनका परमाणु द्रव्यमान था उसके हिसाब से बांटा था, किसने? डॉब्राइनर ने। तो वैसे ही न्यूलैंड ने भी क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब सबसे पहले कौन सा लिया? सबसे छोटा लिया, उसके बाद उससे बड़ा तत्व रखा, उसके बाद उससे बड़ा रखा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा, ऐसे बड़ा बड़ा करते करते सबसे बड़ा। तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को जब रखा जाए तो वो आरोही क्रम होता है। तो जब तत्वों को न्यूलैंड ने बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में रखा, तो उसने एक स्पेशल चीज़ नोट की। उसने क्या चीज़ नोट की? उसने नोट किया कि जो आठवां तत्व था, जैसे मान लो हमने पहला तत्व यहाँ रखा, उसके बाद जितने भी तत्व लिखे 3, 4, 5, 6, 7, उसने ये पाया कि प्रत्येक जो आठवां तत्व था वो क्या था? उस आठवें तत्व के गुण जो थे पहले तत्व से मिलते थे, मतलब इनके आपस में गुण क्या होंगे? सिमिलर, एक जैसे गुण होंगे। तो क्योंकि आठवें तत्व के गुण सिमिलर थे, आठ को बोलते हैं अष्ट या ऑक्ट, तो इसलिए इसको ऑक्टेव नियम नाम दिया गया। दूसरी बात, और उन्होंने, न्यूलैंड ने इसकी तुलना किससे की? इसकी तुलना की उसने संगीत के जो स्वर होते हैं, संगीत में हमने स्वर सुन रखे हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो पहले होता है सबसे पहले सा, फिर आता है रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो उसके बाद दोबारा सा ही आता है। तो जो आठवां स्वर है वो द्वारा क्या हो गया? स्टार्टिंग वाले से मिलता है। तो इसलिए उसने कहा जैसे संगीत के स्वर आप अपने आप को रिपीट करते हैं, उनके गुण आपस में मिलते हैं, वैसे ही अगर हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो हरेक तत्व, हरेक आठवें तत्व के गुण जो थे पहले से मिलते हैं। इसको सिद्धांत को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अब न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत तो दे दिया, ये हो गया अष्टक सिद्धांत के बारे में। ये है वो सारणी जो न्यूलैंड ने बनाई थी, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत के देते बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले स्वर है सा रे गा मा पा धा नी। तो ये जो स्वर हैं उससे कंपैरिजन किया उन्होंने, न्यूलैंड ने, तत्वों का जो उस टाइम तक प्रेजेंट थे। उस टाइम कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे उसमें। तो 56 जो तत्व थे वो सारणी में बांटे न्यूलैंड। अब आप देखिए कि इस जो न्यूलैंड का सिद्धांत था उसमें कमियां क्या क्या रह गई। नो डाउट उन्होंने काम कर दिया। क्या काम किया उन्होंने?
जितने 56 तत्व उसमें तक ज्ञात थे उनको एक सारणी में वर्गीकृत किया। ठीक है, और उन्होंने ये भी पता लगाया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो पहले तत्व के गुण जो थे वो 8वें से मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के गुण जो थे फ्लोरीन से मिलते हैं, लिथियम के सोडियम से, ये 8वें तत्व हैं, बेरिलियम के मैग्नीशियम से। तो इस तरीके से उन्होंने ये कंक्लूजन किया। लेकिन अब इसमें कुछ कमियां रह गई। कमियां क्या रहीं? सबसे पहली कमी, बड़ी कमी थी कि ये सिद्धांत जो था सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, इसके आगे नहीं। सिर्फ कैल्शियम तक जो था 8वें तत्व के से गुण पिछले तत्वों के मिलते थे, आगे नहीं मिल पाए। इसके आगे जितने भी तत्व आए ये तत्व आगे नहीं, इन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैल्शियम तक है, कैल्शियम तक जो तत्व हैं वो क्या हैं? हल्के तत्व हैं। तो ये हल्के तत्वों के ऊपर ही लागू होता है। ये एक इसकी कमी है कि ये जो सिर्फ हल्के तत्वों तक ही लागू होगा, कि इनकी कैल्शियम तक ही लागू होता है। उसके बाद जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने ये 56 तत्वों के, उस टाइम जब 56 तत्व थे उनके बारे में ही उस जो सारणी बनाई वो 56 तत्वों के हिसाब से ही बनाई। उसने कहा कि प्रकृति में 56 तत्व ही प्रेजेंट हैं, जबकि इसके बाद के तत्व खोजे गए, और जब तत्व खोजे गए तो उनकी कल्पना न्यूलैंड ने नहीं की थी। तो और वो साथ में वो उस अस्तिक सिद्धांत में फिट भी नहीं बैठे। तो ये भी एक ड्रॉबैक रह गई कि न्यूलैंड कल्पना भी नहीं कर पाया कि प्रकृति में 56 से अधिक तत्व भी हो सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर कोबाल्ट और निकल एक ही जगह में, एक ही प्लेस पे दो तत्व रख दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप दो तत्व इकट्ठे रखे हुए हैं। ये क्यों रखे हुए हैं? ये सारणी में जो 56 तत्व हैं उनको इस सारणी में एडजस्ट करने के लिए ये तत्व उन्होंने एक ही जगह रख दिए हुए हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी कि एक अलग अलग दो ऐसे तत्व जो आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं, कोबाल्ट बिल्कुल अलग है, निकल अलग है, तो आपस में बिल्कुल अलग हैं, उनको एक जगह रखना, तो इसका मतलब उनके गुण आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ऐसे बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही भिन्न भिन्न तत्वों को एक जगह रख दिया, वो सबसे बड़ी कमी हो गई इसकी। उसके बाद एक और कमी यहाँ पर है कि जो कोबाल्ट और निकल है इनको जब यहाँ रखा तो किस फैमिली में रख दिया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ रख दिया। जबकि हमें पता है कि कोबाल्ट और निकल के गुण फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो ये भी आपस में, ये भी एक बहुत बड़ी कमी रह गई। उसके बाद एक और चीज़, आयरन। आयरन जो थी बहुत दूर रखी, जबकि आयरन के गुण जो है निकल और कोबाल्ट से मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी कि आयरन बहुत दूर रख दी गई, जिनके गुण जो थे निकल और कोबाल्ट से मिलते थे। तो ये तो थे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां। तो मतलब बहुत कमियां थी, तो नेचुरल सी बात है जब इतनी बड़ी कमियां होंगी तो ये ऐसे जो सिद्धांत होगा वो मान्य नहीं हो पाएगा, और इसके लिए क्या होगा? नए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद नया सिद्धांत कोई आया, कौन सा है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगती है कुछ इसमें, तो आप इस वीडियो को एक या दो बार फिर से देखें। आपके कॉन्सेप्ट जो होंगी, दिक्कतें जो होंगी, डाउट्स होंगे, वो क्लियर होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू।